नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ कर रखी है, तो उसी के तहत मैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट 3 जो है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये देख ही रहे हो आपको ध्यान ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में डॉक्टर नगेंद्र के 100 टेस्ट हमने कम से कम है ये, और इससे ज़्यादा भी रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन कम से कम ये रहेंगे टेस्ट। और उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम पहले आएगा, चाहे हिंदी व्याख्याता का हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक हो, जो भी पहले आएगा उसका कोर्स भी करवाने का प्रयास किया जाएगा कि लगभग हम उसका कोर्स करवाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो ये 3 टेस्ट श्रृंखला है, ये चल रही है 3 टेस्ट सीरीज जो है कौन कौन सी, जैसे एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, एक डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, और उसके साथ साथ एक हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का व्याकरण होगी और काव्य शास्त्र होगी। ये सारा मतलब पूरा जो पाठ्यक्रम है हिंदी से संबंधित वो पूरा आपको करवाया जाएगा, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये है आज का जो टेस्ट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है। कहाँ से है? आज का जो हमारा टेस्ट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, और टेस्ट संख्या आज का है 3 है। और कल जो होगा, कल जो टेस्ट 4 जो है वो आप सभी जरूर देखें, क्योंकि टेस्ट 4 में मैं संपूर्ण आदिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है वो संपूर्ण आदिकाल में आप लोगों को उसमें करवाऊंगा, मतलब उसकी व्याख्या भी की जाएगी पहले, उसके बाद वो टेस्ट लिया जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारे पास, असंगत कथन छांटिए। क्या छांटना है हमें? असंगत कथन छांटना है। तो पहला है श्याम नारायण पांडे के खंड काव्य 2 वीर में, श्याम नारायण पांडे के खंड काव्य 2 वीर में, क्या नाम है? 2 वीर में राम व लक्ष्मण की वीरता का चित्रण है, ठीक है। ब में है हल्दी घाटी नामक वीर रसात्मक महाकाव्य की रचना 17 सर्गों में, कितने सर्गों में? 17 सर्गों में किसकी? हल्दी घाटी की गई है। नल नरेश शीर्षक महाकाव्य की रचना 19 सर्गों में की गई है। पंत की प्रारंभिक कविताएं वीणा शीर्षक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें से आप सभी को क्या करना है? असंगत छांटना है। ये जो तथ्यात्मक जानकारी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? इसमें से असंगत छांटना है। असंगत कौन सा है? अ, ब, स या फिर द। तो असंगत है हमारे पास अ। कैसे है? क्योंकि श्याम नारायण पांडे का जो खंड काव्य है जिसका नाम है, क्या है? एक बात तो ये है कि खंड काव्य है, नाम क्या है? 2 वीर। किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। इसमें किसका वर्णन है? तो यहाँ किसका दिया? राम व लक्ष्मण का, लेकिन राम व लक्ष्मण का नहीं, किसका है इसमें? मेघनाद व लक्ष्मण की वीरता का चित्रण है। किसमें? 2 वीर खंड काव्य में। 2 वीर खंड काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। अब आता है हल्दी घाटी नामक वीर रसात्मक महाकाव्य की। जो हल्दी घाटी नामक वीर रसात्मक महाकाव्य है इसकी रचना कितने सर्गों में की गई थी? 17 सर्गों में की गई थी, बिल्कुल सही है। नल नरेश शीर्षक महाकाव्य, नल नरेश शीर्षक जो महाकाव्य है उसकी रचना कितने सर्गों में की गई है? 19 सर्गों में। हल्दी घाटी की 17 सर्गों में, नल नरेश की 19 सर्गों में रचना की गई है। पंत की प्रारंभिक कविताएं वीणा शीर्षक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि पंत वाली मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा लिखा है, क्योंकि जब तक छायावाद शुरू हुआ था और उनका हिंदी साहित्य के इतिहास का एंड चल रहा था, छायावाद शुरू हुआ था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि उन्होंने ये लिखा है कि पंत की प्रारंभिक कविताएं वीणा शीर्षक काव्य संग्रह में प्रकाशित होती है। लेकिन उनके जो काव्य संग्रह है, उनका जो पहला काव्य संग्रह वो उच्छ्वास माना जाता है। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव, ठीक है ना, और गुंजन। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव और गुंजन, इस तरह से उनके माने जाते हैं। चलो देख लेते हैं। 2 वीर खंड का में लक्ष्मण व मेघनाथ की वीरता का चित्रण है। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे है। नल नरेश के लेखक कौन है? नल नरेश के लेखक हैं
पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र नल नरेश के लेखक हैं पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र। हल्दी घाटी कितने सर्गों में थी? हल्दी घाटी 17 सर्गों में थी, ठीक है ना, 17 सर्गों का महाकाव्य है। और नल नरेश कितने सर्गों का महाकाव्य है? 19 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 19 सर्गों का। किसका है? पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है ना। और पंत के प्रारंभिक जो हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रारंभिक रचना कौन सी है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास 1920 में आई थी, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में। इस प्रकार, ठीक है ना। लेकिन उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पंत की प्रारंभिक जो कविताएं हैं वो किस में प्रकाशित हुई थी? वीणा नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। दूसरा हमारा प्रश्न है, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? कौन से समाज की? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो रसिक समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किस समाज की स्थापना की थी? रसिक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये द्विवेदी युग के कवि हैं सभी। राय देवी प्रसाद पूर्ण पुरानी काव्य धारा के ही कवि थे जिन्होंने रसिक समाज की स्थापना कर रसिक वाटिका नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक क्या किया था? रसिक वाटिका नामक एक पत्रिका भी निकाली थी जिसमें उनके समकालीन ब्रजभाषा कवियों की रचना छपा करती थी। किसमें? ब्रजभाषा। जो रसिक वाटिका थी उसमें किस भाषा की कविताएं छपती थी? ब्रजभाषा की। राय देवी प्रसाद पूर्ण का वसंत वियोग नामक काव्य संग्रह, इनका एक काव्य संग्रह भी था जो बहुत अधिक प्रसिद्ध था, जिसका नाम था वसंत वियोग। रसिक वाटिका पत्रिका किसने निकाली थी? बात होगी राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? गर्भरंडा रहस्य भी गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका कह सकते हैं, किसकी कृति है? ए, बै, स या फिर द? तो किसकी कृति है? ए की, नाथूराम शर्मा शंकर की। किसकी कृति है? नाथूराम शर्मा शंकर की कृति है। नाथूराम शंकर ये जो है ये इनकी उपाधि थी। और गर्भरंडा रहस्य जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? गर्भरंडा रहस्य में, गर्भरंडा रहस्य में गर्भ में ही विधवा होने वाली स्त्री का चित्रण किया गया, बालिका का चित्रण किया गया और साथ में मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भी इसमें चित्रण किया गया है। ये दो चीज़ें इसमें प्रमुख रूप से है। ये है नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें ये द्विवेदी युग में सबसे पहले कवि यही माने जाते हैं। इनकी जो बहुत सी उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारतेंदु प्रज्ञेंदु एक उपाधि थी इनकी, भारतेंदु प्रज्ञेंदु। एक थी कविता कामिनी कांत। भारतेंदु प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत इन्हें ही कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं थी जैसे शंकर सरोज हो गई, शंकर सर्वस्व हो गई और एक ये गर्भरंडा रहस्य हुई। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे नाथूराम शर्मा शंकर के। गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की दुर्दशा और देव मंदिरों के अनाचार चित्रित किए गए हैं। गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है। क्या है? गर्भरंडा रहस्य जो है एक प्रबंध काव्य है। नाथूराम शर्मा शंकर स्वयं आर्य समाजी थे, जिससे उनके काव्य में धार्मिक और सामाजिक सुधारवादी भावनाओं को महत्व मिला है। नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम थे भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर। राजा रवि वर्मा के चित्रों पर भी इन्होंने कविताएं लिखी थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं शंकर सरोज है, शंकर सर्वस्व है, अनुराग रत्न है और गर्भरंडा रहस्य है। अनुराग रत्न है और ये सारी इनकी रचनाएं हैं। किसकी? नाथूराम शर्मा शंकर की। आगे देखते हैं सुकवि नामक मासिक पत्र
सुकवि नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? ए, बैस है या फिर द? सुकवि नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, सुकवि नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? ए, बैस है या फिर द? तो ए, उत्तर है ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। किसने? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने यह पत्र निकाला था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सुकवि नामक मासिक पत्र। जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है वो स्नेही उपनाम से, स्नेही उपनाम से तो श्रृंगार और जो श्रृंगार तथा परंपरागत विषयों पर लिखते थे। श्रृंगार तथा परंपरागत विषयों पर किस नाम से लिखते थे? स्नेही नाम से। और जो देशभक्तिपूर्ण विषय थे उन पर वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। देशभक्तिपूर्ण विषयों पर वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। हास्य व्यंग्य विषयों पर वो अलमस्त और तरंगी नाम से लिखते थे। तू है गगन विस्तीर्ण, वो क्या लिखते हैं? तू है गगन विस्तीर्ण मैं एक तारा क्षुद्र हूं। तू है गगन विस्तीर्ण मैं एक तारा क्षुद्र हूं। तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूं। ये कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। स्नेही से उपनाम से, स्नेही उपनाम से, इनके उपनाम थे स्नेही, त्रिशूल, अलमस्त, तरंगी। अब स्नेही से तो श्रृंगार तथा परंपरागत विषयों पर लिखते थे, त्रिशूल नाम से देशभक्तिपूर्ण विषयों पर लिखते थे, अलमस्त तथा तरंगी उपनाम से हास्य व्यंग्य विषयों पर ये लिखते थे। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर की ही पंक्तियां हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन नामक काव्य संग्रह के रचयिता है? ए, बैस है या फिर द? कृषक क्रंदन नामक काव्य संग्रह के रचयिता है। कौन है? ए, बैस है या फिर द? तो है स, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। असंगत कथन छांटिए। हमें क्या छांटना है? असंगत कथन छांटना है। असंगत कथन पहला क्या है? कमायनी रहस्यवादी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। दूसरा क्या है? निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। निर्माल्य, एक तारा और कल्पना काव्य संग्रह के लेखक मोहनलाल महतो वियोगी थे। महादेव वर्मा का काव्य सर्जन रहस्यवाद की ओर अधिक झुकता नजर आ रहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कवियों का वर्णन अपने साहित्य में द्वितीय उत्थान अध्याय में किया है। तो असंगत कौन सा है प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर गौर से आप देखेंगे तो उत्तर है द, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने छायावादी कवियों का जो वर्णन है वो अपने साहित्य में द्वितीय उत्थान में नहीं तृतीय उत्थान में वर्णन किया है। क्योंकि प्रथम उत्थान में कौन है? प्रथम उत्थान में तो है भारतेंदु काल, ठीक है ना, और द्वितीय में कौन है? द्विवेदी युग, और तृतीय में है छायावाद। स्वपन, मिलन और पथिक नामक खंड काव्य। स्वपन, मिलन, पथ और पथिक नामक खंड काव्य किनके हैं? लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी और द रामचरित उपाध्याय। तो किसके हैं? स रामनरेश त्रिपाठी के। कौन कौन से? स्वपन, मिलन और पथिक। स्वपन, मिलन और पथिक। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन, इनको हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। मिलन, पथिक, मिलन का
पथिक ही मानसी का स्वप्न है। इस तरह से स्ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आप, मिलन का पथिक ही मानसी का स्वप्न है। इससे क्या रहेगा, ये याद तो हमें रहती है कि मिलन पथिक मानसी स्वप्न, मिलन पथिक मानसी स्वप्न 17, 20, 27 और 28, ये 27 और 29, 17, 20, 27 और 29, ये हमें याद तो रहता है, लेकिन ये क्रम क्या है बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो इस क्रम को याद करने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मिलन का पथिक ही मानसी का स्वप्न है, मिलन का पथिक ही मानसी का स्वप्न है। मिलन पथिक और स्वप्न जो है ये काल्पनिक कथा आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। कौन कौन से? मिलन पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथा आश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। लेकिन मानसी जो है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि मानसी जो है इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह है। मिलन खंड काव्य है, पथिक भी खंड काव्य है और स्वप्न भी खंड काव्य है, लेकिन मानसिक जो है इनकी फुटकर कविताओं का काव्य संग्रह है। लाला भगवान दीन किस भाषा के धुरंधर विद्वान और सुप्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं? वो जो रामनरेश त्रिपाठी है उन्होंने कविता कौमुदी भी लिखी थी, इसका पहले वर्णन कर चुके हैं हम। कविता कौमुदी लिखी थी जिसकी रचना हुई थी 1917 ईस्वी में, जो 8 खंडों में थी और जिसके अंदर अनेक भाषाओं के जो गीत है वो इकट्ठे किए गए थे रामनरेश त्रिपाठी द्वारा। कविता कौमुदी 1917 में। लाला भगवान दीन किस भाषा के धुरंधर विद्वान है और सुप्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं? लाला भगवान दीन किस भाषा के धुरंधर विद्वान और सुप्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं? ए बै सै दै, तो ए ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। लाला भगवान दीन की रचना नहीं है, लाला भगवान दीन की रचना नहीं है। ए बै सै या फिर दै, तो कौन सी नहीं है? दै। वन विहंगम नहीं है। वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरतन, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरतन, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरतन जो है वो किसकी रचनाएं हैं? लाला भगवान दीन की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसकी कविताओं का संग्रह पराग नाम से प्रकाशित हुआ? किसकी कविताओं का संग्रह पराग नाम से प्रकाशित हुआ? ये जो क्या नाम था? वीर छत्राणी, वीर बालक और पंचरतन, यही थे क्या? वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरतन, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरतन, ये जो कविताएं हैं इनमें वीर, श्रृंगार और भक्ति तीनों का समझ है, तीनों रसों का समझ है। वीर, श्रृंगार और भक्ति तीनों का समझ है इन कविताओं में। किसकी कविताओं का संग्रह पराग नाम से प्रकाशित हुआ था? किसकी कविताओं का संग्रह जो है वो पराग नाम से प्रकाशित हुआ था? ए बैस है या फिर दै? ए बैस है या फिर दै, तो बै। रूप नारायण पांडे की कविताओं का संग्रह किस नाम से? रूप नारायण पांडे। रूप से पांडे और पांडे से पराग, रूप से पांडे, पांडे से पराग, रूप नारायण पांडे का पराग, रूप नारायण पांडे का पराग। पराग काव्य संग्रह जो है किसका है? रूप नारायण पांडे का है। दलित कुसुम व आश्वासन नामक कविताएं, दलित कुसुम व आश्वासन नामक कविताएं किसकी है? ए बै सै या फिर दै? ए बै सै या फिर दै? दलित कुसुम व आश्वासन नामक कविताएं किसकी है? ए बै सै या फिर दै, तो ए रूप नारायण पांडे की। जो दलित कुसुम और आश्वासन नामक जो कविताएं हैं, इसके अलावा एक वन विहंगम कविता और है। कौन सी? वन विहंगम कविता और है। ये सभी कविताएं कौन सी है? वन विहंगम। ये तीनों जो कविताएं हैं तीनों किस काव्य संग्रह में संकलित है? पराग नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है ना, किसमें? पराग नामक काव्य संग्रह किसका है? रूप नारायण पांडे का है। आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न जो है लगभग सभी प्रश्नों से जो मुख्य प्रश्न है वो सभी उठा लिए गए हैं। तो आपको प्रश्नों के माध्यम से ही और इसकी व्याख्याओं के माध्यम से ही ये संपूर्ण जो है हिंदी साहित्य का इतिहास करवा दिया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जो कुछ बचेगा वो पीडीएम के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। फिर और कुछ बचेगा वो ट्रिक के माध्यम से करवा दिया जाएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो जो नॉर्मल साहित्य की जो चल रही है टेस्ट श्रृंखला, उसमें भी इनके बारे में करवाया जा रहा है विस्तार से। इसके अलावा जो
मतलब इसके अलावा जो भी ट्रिक वगैरह करवाई जा रही है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र और अन्य प्रमाणिक जो साहित्य है वहाँ से करवाई जा रही है। तो इस तरह से लगभग कोई भी ऐसा बिंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इनका कोई भी बिंदु है जो अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं। वे ब्रजभाषा माधुरी में पगे हुए जीव थे जिन्हें उनके जीवन की विषमताओं ने निगल लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? वे ब्रज माधुरी में पगे हुए, ब्रज माधुरी में पगे हुए क्यों कहा है? क्योंकि जो कवि का नाम हम लेने जा रहे हैं वो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा में कविताएं करते थे, जिन्हें उनके जीवन की विषमताओं ने, जीवन की विषमताएं मतलब जीवन के अंदर बहुत सारी विषमताओं का सामना करना पड़ा था, खुद भी बीमारियों से जूझते हुए आखिर में उनका देहांत हो गया था, और उससे पहले घर में माता पिता की मृत्यु हो जाना जल्दी, और फिर पत्नी की मृत्यु हो जाना, फिर बच्चों की मृत्यु हो जाना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने झेली थी। तो कौन थे वो? सत्यनारायण कविरत्न। कौन थे? सत्यनारायण कविरत्न। नक्षत्र निपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत, मेरा अंदाज जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा है उसके अलावा तो किसी ने पढ़ा है तो भी उसने याद नहीं की होगी, और बाकी जिसने नहीं पढ़ा उसको तो बिल्कुल कहीं भी नहीं मिली होगी ये कविताएं। नक्षत्र निपात, अनुरोगी, पुष्पांजलि तथा स्वयं आगत। कौन कौन सी कविताएं हैं? नक्षत्र निपात, अनुरोगी, पुष्पांजलि, स्वयं आगत, रहस्यवादी कविताएं। किस प्रकार की कविताएं थी ये? रहस्यवादी कविताएं थी। और किसकी थी ये कविताएं? ये कविताएं जो है किसकी थी? ए, बैस है या फिर द। तो किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी कविताएं थी? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। शुक्ल जी के शब्दों में, उनकी रचनाओं में हतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पावाना, आंख मिचोली, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पावाना, आंख मिचोली, मध्य में झूमना और विभोर होने के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के सामान भी इकट्ठे किए गए हैं। उपयुक्त कथन किसके लिए आया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये कथन है ये किसके लिए है? ए, बैस है या फिर द, किसके लिए है? तो किसके लिए है? छायावाद के लिए। किसके लिए? छायावाद के लिए कथन आया कि छायावाद के जो कवि थे उनके जो रचनाएं थी उनके अंदर हृदयतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पावाना, आंख बिचोली, मध्य में झूमना, विभोर होना, शराब, सूफियों की तरह शराब, प्याला, साकी आदि सभी समान थे। किसमें? छायावाद में। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी के शब्दों में वे अपनी ससीमता में असीमता, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा जोश कम है, लेकिन पढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिनके बिना, मतलब जैसे किसी को पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत रहती है, सांस की ज़रूरत रहती है, उसी तरह से मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली वरीयता जो मेरी रहेगी वो पढ़ना और पढ़ाना जो है ये मेरी पहली वरीयता रहती है हमेशा ही। बाकी काम उसके बाद, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दूसरे नंबर पर रखा जाता है, उसकी वजह से स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन ठीक है। शुक्ल जी के शब्दों में वे अपनी ससीमता में असीमता के छलांगे लगाने लगे। उपयुक्त कथन किसके लिए है? किसके लिए कहा गया है? ए, बैस है याद है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि वे अपनी ससीमता में, उनकी मात्रा तो ससीम थी, बहुत लंबा चौड़ा मैटर उनके पास नहीं था, लेकिन असीमता की छलांगे लगाने लगे। मतलब लिखने के लिए इतना कुछ था नहीं, लेकिन लिख बहुत कुछ रहे थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो वो कौन था? ए, बैस है और द, तो कौन था? स, छायावाद के लिए। मतलब जितनी भी पुट्ठी बातें लिखेंगे वो सारी की सारी शुक्ल जी किसके लिए लिखेंगे? वो सारी की सारी बातें वो लिखेंगे छायावाद के लिए, क्योंकि छायावाद के साथ उनकी ज़्यादा कोई बनती थी नहीं। गोपाल शरण सिंह की कविताओं का संग्रह नहीं है। गोपाल शरण सिंह की कविताओं का संग्रह नहीं है। ए, बैस है या फिर द।
ए बै से या फिर द, तो उत्तर है द। नवोदिता, नवोदिता जो है वो गोपाल शरण सिंह की कविताएं नहीं है। बाकी तीनों माधवी, मानवी और संचिता, ये सभी क्या है, तीनों के तीनों माधवी, मानवी और संचिता किसके हैं, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, किसके, गोपाल शरण सिंह के। आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पसंद आ गया उसको उन्होंने चढ़ा दिया, जो नहीं पसंद आया उसको उन्होंने नहीं, मतलब पीछे ही रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थोड़ा सा पक्षपाती थी, किस तरह, जो वैष्णव भक्त थे उनके प्रति उनके थोड़ा सा रुझान ज़्यादा था, जैसे सूफियों के प्रति उनका रुझान कोई ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा मैटर उन्होंने सूफियों के बारे में नहीं लिखा है। निर्गुण काव्य के प्रति भी उनके कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। उसी तरह छायावाद के जो कवि थे वो रहस्यवाद, उन्होंने जो रहस्यवाद है वो सूफियों से लिया था, तो उनके प्रति भी उनका लगाव कोई ज़्यादा नहीं था। कहने का मतलब वो है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनके प्रति उनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा था। उनका वर्णन जो है उन्होंने थोड़ा सा बड़े लगाव के साथ किया और वो ऐसा वर्णन कर गए कि एक धारणा बन गई, उसके बाद उस धारणा को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत से साहित्यकारों ने उसको तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वो अभी तक कभी टूटी नहीं है। उन लोगों को अभी भी उतना ही महत्व मिल रहा है, उन रचनाकारों को अभी भी उतना ही महत्व है जितना आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे गए थे। आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं ए बै से या फिर द, तो से। अनूप शर्मा जी जो है वो आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं। सुनाल व सिद्धार्थ नामक रचनाएं किसकी है, सुनाल व सिद्धार्थ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, सुनाल व सिद्धार्थ नामक रचनाएं। सुनाल व सिद्धार्थ नामक रचनाएं जो है वो किसकी है, सुनाल व सिद्धार्थ नामक रचनाएं। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसकी है, अनूप शर्मा की, ठीक है ना। आधुनिक भूषण के नाम से जिन्हें जाना जाता है, आधुनिक भूषण के नाम से जिन्हें जाना जाता है उन्हीं की कविताएं हैं सुनाल व सिद्धार्थ। कौन कौन सी कविताएं हैं, सुनाल व सिद्धार्थ किनकी है, अनूप शर्मा की। अनूप शर्मा कौन है, आधुनिक भूषण के नाम से जाने जाते हैं। कलोलिनी व नवोदिता, कलोलिनी व नवोदिता आदि कविता संग्रह है। कलोलिनी व नवोदिता कौन कौन से कविता संग्रह है, कलोलिनी व नवोदिता किसके हैं बताइए, ए बै से या फिर द, ठीक है। तो किसके हैं, ए के। जगदम्बा प्रसाद हितैषी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी की। जगदम्बा प्रसाद हितैषी जो थे वो ब्रज भाषा के जो प्रिय छंद थे, कवित और स्वैया। जगदम्बा प्रसाद हितैषी जो थे वो ब्रज भाषा के जो प्रिय छंद थे, कवित और स्वैया, उनको खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया है। किसने, जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने। किसने, जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने। असंगत कथन छांटिए। श्याम नारायण पांडे, दो वीर। पुरोहित प्रताप नारायण, नल नरेश। नल नरेश। महादेवी वर्मा, संध्या गीत। भगवती चरण वर्मा, निर्माल्य। तो कौन है इसके रचनाकार, ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो है उत्तर है हमारे पास द। निर्माल्य जो है वो किसका है, भगवती चरण वर्मा का नहीं है, ये मोहनलाल महतो का है। किसका है, मोहनलाल महतो का। भगवती चरण वर्मा असंगत कथन छांटना है। क्या छांटना है हमें यहाँ, असंगत कथन छांटना है। भगवती चरण वर्मा प्रेम संगीत, रामकुमार वर्मा चित्ररेखा, मोहनलाल महतो मानव, महादेवी वर्मा दीपशिखा। तो उत्तर क्या रहेगा हमारा, उत्तर हमारा क्या रहेगा, देखो भगवती चरण वर्मा का प्रेम संगीत ओके है, रामकुमार वर्मा का चित्ररेखा ये भी ओके है, महादेवी वर्मा का दीपशिखा ये भी ओके है, लेकिन मोहनलाल महतो का मानव नहीं है, मानव है भगवती चरण वर्मा का। मानव जो है वो किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। तो ये टेस्ट था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं करवा पाया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।